हम लोगों ने लास्ट क्लास में ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ा था। ग्लाइकोलिसिस हुआ था, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलिसिस, वहाँ पे 2 मोल ऑफ पायरुविक अम्ल बने थे। उसके बाद अगला स्टेप था क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र के बारे में लोग आज सीखेंगे। तो क्रेब्स चक्र है, ये यूकैरियोटिक जीवों के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है, जबकि प्रोकैरियोटिक जीवों के कोशिका कला पर होता है। कोशिका कला पर होता है। इस चक्र की खोज ब्रिटिश वैज्ञानिक हैंस क्रेब्स ने किया था। हैंस क्रेब्स ने सन 1937 में किया था। 1937 में किया था। इस कारण इसे हैंस क्रेब्स चक्र भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है, क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम TCA साइकिल भी कहते हैं। TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका कारण देखिए। ग्लाइकोलिसिस क्रिया होती है, ग्लूकोज का एक अणु है, पायरुविक अम्ल बना, ये यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कंप्लीट हो गई। उसके बाद ऑक्सीजन, यहीं तक है ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक अम्ल तक। जब ऑक्सीजन मिलेगा, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, तो ये जो पायरुविक अम्ल ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो एस्टिल को एंजाइम ए बनाएगा। वहाँ पे NAD है जो ऑक्सीडाइज होगा NADH2 में, वहाँ पे 1 मोल आपका CO2 निकलेगा। जो ये है एस्टिल को एंजाइम ए, पायरुविक अम्ल से एस्टिल को एंजाइम ए जो होता है, ये लिंक रिएक्शन कहलाता है बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स चक्र। ये पूछा भी जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स चक्र। तो ये एस्टिल को एंजाइम ए है, जो यही है लिंक रिएक्शन बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स चक्र। एस्टिल को एंजाइम ए बना, ये 2 कार्बन कंपाउंड होता है, इसमें कार्बन की संख्या 2 होती है। ये OA जिसे बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल से रिएक्ट करेगा H2O के साथ जुड़ेगा, तो ये फिर बनाएगा सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल में कार्बन की संख्या 6 होती है, ऑक्जेलिक अम्ल में कार्बन की संख्या 4 होती है। जो क्रेब्स चक्र का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है सिट्रिक अम्ल होता है, इस कारण इसे क्रेब्स चक्र को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ये कारण था। TCA साइकिल क्यों कहते हैं? सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इस कारण इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। यहाँ पे सिट्रिक सिंथेज एंजाइम होता है। इस पूरे रिएक्शन में मल्टीपल एंजाइम्स कार्य करते हैं। जैसे नाम है यहाँ पे सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक सिंथेज होता है जो एंजाइम होता है, वहाँ पे ये सिट्रिक अम्ल बनाता है। फिर इसके बाद आइसोसिट्रिक अम्ल बनेगा, फिर यहाँ पे NAD ऑक्सीडाइज होगा NADH2 पे। फिर ऐसे अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल बनेगा, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे एक CO2 मॉलिक्यूल निकलेगा। फिर अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल से सक्सेनिक अम्ल बनेगा। सक्सेनिक को एंजाइम ए बनेगा, जहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड एक रिलीज होगा, एक NADH2 यहाँ बनेगा। फिर सक्सेनिक को एंजाइम ए से सक्सेनिक अम्ल बनेगा, फिर वहाँ पे भी एक GTP रिलीज होगा। फिर सक्सेनिक अम्ल से फ्यूमेरिक अम्ल बनेगा, यहाँ पे FAD ऑक्सीडाइज होगा FADH2 में। फिर फ्यूमेरिक अम्ल से मैलिक अम्ल बनेगा, मैलिक अम्ल से ऑक्जेलिक अम्ल बनेगा। ये साइकिल कंटिन्यूस 2 बार चलेगी, तो एक आपका क्रेब्स चक्र कंप्लीट होता है। एक अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल से NADH2 मिल रहा है, एक आइसोसिट्रिक अम्ल से भी NADH2 मिल रहा है, एक मैलिक अम्ल से जो ऑक्जेलिक अम्ल बन रहा है, वहाँ पे भी एक NADH2 मिल रहा है। FADH2 सक्सेनिक अम्ल से फ्यूमेरिक अम्ल पे, वहाँ पे भी एक FADH2 मिल रहा है, और एक GTP भी मिल रहा है।
जीटीपी क्या है? सक्सेनिक अम्ल से जब सक्सेनिक कोएंजाइम ए से सक्सेनिक अम्ल बना, वहाँ पे एक जीटीपी मिल रहा है। हम जानते हैं एक NADH2 इक्वल टू 3 ATP, 1 FADH2 इक्वल टू 2 ATP। जो जीटीपी होता है इक्विवेलेंट किसके होता है? जो जीटीपी होता है इक्विवेलेंट टू एटीपी के। देखिए 3 इंटू एक NADH2 बराबर 3 ATP 9, 1 FADH2 इक्वल टू 2 ATP 1 इंटू 1 कितने हुए? 9 2 11 12 ATP मिलते हैं आपको। ये एक प्रोसेस में है, ठीक। ये 2 बार होगा, 2 बार करेंगे आप तो 12 × 2 बराबर 24 ATP। ये बने आपके क्रेब्स साइकिल में हमको 24 ATP प्राप्त होते हैं, ठीक। अब देखिए पूरे काउंट डाउन ऑफ पूरे ग्लूकोज के से लेके पूरा काउंट डाउन करना है आपको, कितने में ATP प्राप्त हो। ग्लाइकोलिसिस में देखते हैं 2 ATP आप दे रहे हैं, यूज कर रहे हैं 2 ATP। इसके अलावा 4 ATP बनता है। NADH2 भी बनता है आपको, कितने? 2। काउंट करना है आपको। 4 ATP माइनस 2 ATP 2 NADH2 2 ATP ये हुआ। 2 NADH2 बना था, ये आपका ETS में इंटर करेगा, ये चेंज होगा 2 इंटू 3 बराबर 6 ATP। अगर आप देखें ग्लाइकोलिसिस के दौरान कुल नेट ATP कितने आपको मिलेंगे? 2 ये 6 ये बराबर 8 ATP, ठीक। ये 8 ATP यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए लिंक रिएक्शन जो है पायरुविक अम्ल से एस्टिल कोएंजाइम ए बनने, तो उसको बोल रहे हैं लिंक रिएक्शन। इसमें कितने बन रहे हैं? NAD ऑक्सीडाइज NADH2 तो 2 बार होगा, 2 NADH2 बनता है। 2 NADH2 बनेगा मतलब 2 इंटू एक NADH2 पर आप जानते हैं 3 ATP, सो 6 ATP, ठीक। क्रेब्स साइकिल अभी हम लोगों ने देखा था, क्रेब्स साइकिल हमने देखा 24 ATP बने थे, 24 ATP बने थे। ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था पूरे ATP बने थे 8 ATP। आप काउंट करेंगे 38 ATP आएंगे आपको। जो क्रेब्स साइकिल में FADH2 या NADH2 ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इंटर करता है। ऊर्जा मुद्रा ATP को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। पहले इसका फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ATP को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण के पश्चात ATP के रूप में ऊर्जा संचित होता है। भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण के पश्चात ऊर्जा ATP के रूप में संचित होता है। ATP के रूप में संचित होता है। कोशिका में जहाँ
कोशिका में जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, वहाँ एटीपी, वहाँ एटीपी, एडीपी, एडीपी एवं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ऊर्जा में टूट जाती है, ऊर्जा में बदल जाता है, बदल जाता है। इस कारण एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। एटीपी में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी, यही एनर्जी जो होती है कोशिका द्वारा विभिन्न उपापचय क्रियाओं में यूज किया जाता है। पूछा भी जाता है एडीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट। ऐसे एक है एएमपी भी पूछा जाता है, एएमपी व्हाट इज एएमपी फुल फॉर्म एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे। कोशिकीय श्वसन और श्वसन मतलब कोशिकीय श्वसन रेस्पिरेशन और दहन कंबस्टन में अंतर डिफरेंस। पूछा भी गया था एक बार कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबस्टन। अंतर सीखेंगे। पहला अंतर जो है श्वसन सजीव कोशिकाओं में होता है, सजीव कोशिकाओं में होता है, सजीव कोशिकाओं में होता है। जो दहन है यह सजीव कोशिकाओं में नहीं होता है, सजीव कोशिकाओं में नहीं होता है, में नहीं होता है। दूसरा अंतर है खाद्य पदार्थ मतलब फूड मटेरियल्स चरणबद्ध स्टेप वाइज, चरणबद्ध स्टेप वाइज। जैसे हम लोगों ने देखा था ग्लूकोज खाद्य पदार्थ ग्लूकोज हुआ, वो टूटेगा पायरुविक अम्ल से क्रेब्स चक्र में इंटर करे, क्रेब्स चक्र से ईटीएस में इंटर करता है। वही बात हो रही है यहाँ पे। खाद्य पदार्थ चरणबद्ध स्टेप वाइज से ऑक्सीकृत होते हैं, ऑक्सीकृत ऑक्सीडाइज होते हैं मतलब ऑक्सीकृत होते हैं। इसमें पदार्थ तेजी से ऑक्सीडाइज या ऑक्सीकृत होते हैं, ऑक्सीकृत या ऑक्सीडाइज होते हैं। अगला अंतर है श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है, जबकि दहन में उत्पन्न ऊर्जा प्रकाश एवं
प्रकाश एवं ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलता है। ये कुछ अंतर थे। अगला अंतर है श्वसन समान ताप पर होता है। समान ताप पर होता है, जबकि दहन है अधिक ताप पर होता है। अधिक ताप पर होता है। यह एक एंजाइम नियंत्रित प्रक्रिया है। एंजाइम नियंत्रित क्रिया है। इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोगों ने देखा था, जैसे आप दहन देखिए, कोई चीज़ जलाते हैं तो उसमें ऊर्जा जो है प्रकाश के रूप में और ऊष्मा के रूप में निकलता है, जबकि श्वसन में कोशिका के अंदर होता है, जानते हैं आप सभी, जीवित कोशिकाओं के अंदर होता है, तो उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होता है एटीपी के रूप में संचित हो जाता है। जैसे देखा हम लोगों ने भी, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो हुआ था उसमें जो ऊर्जा मिल रही थी तो हमें एटीपी के रूप में मिला जो कि संचित हो जाता है। ये अंतर थे। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, प्रोकैरियोटिक जीवों में, आंसर करिएगा आप लोग। क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक जीवों में, प्रोकैरियोटिक जीवों में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ होगी? ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ होगी या कहाँ होती है? एक क्वेश्चन और है, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? इसके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।